Hi everyone, welcome to Rapid Fire Current Affairs by UPSC अखाड़ा. My name is रोहित गर्चा एंड इस वीडियो के अंदर बच्चे हम कवर करने वाले हैं हमारा वीक 3 ऑफ योर February 2026. नाउ दिस पर्टिकुलर वीक इसमें ना बहुत यूनिक से करंट अफेयर्स आए हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं बहुत सारे आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन के अंदर. बहुत कम ऐसे वीक्स आते हैं जब मेरे को खुद से फीलिंग आती है कि यार ये पर्टिकुलर हफ्ता जो था ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली मेंस का मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा चीजें मेरे को मेंस की दिखाई देती है क्योंकि कुछ टॉपिक्स में ब्रॉडर टॉपिक्स होते हैं. तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसके अंदर जो है सवाल बन सकते हैं. दूसरा, इस बार ऐसे टॉपिक्स आए हैं जिसके ऊपर सवाल बनना चाहिए. राइट, मेरा कहने का मतलब ये है ये प्रीलिम वर्दी टॉपिक्स हैं अपने आप में. राइट, तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है ये. थोड़ा सा फटाफट से हम इसको करते हैं रैपिड फायर तरीके से. पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनएलएसटी, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप. नो, यूनियन बजट में अभी रिसेंटली दो टेलीस्कोप जो है वो पास की हैं, है ना. उनके बजट एलोकेशन जो है वो कर दी गई है दो टेलीस्कोप्स के लिए. मैं हम दोनों देखेंगे. पहला ये वाला है एनएलएसटी. अगर हमें देखिए इस टॉपिक के अंदर अगर कुछ भी नहीं ना आता है ना, स्टिल जो इसका नाम है सोलर टेलीस्कोप, दैट मींस ये पर्टिकुलर चीज ये सन को ऑब्जर्व करेगा, है ना. तो इसी से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जानी चाहिए. ये मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बता रहा हूं कि देर आर समटाइम्स ऐसा होता है कि टॉपिक हमने पढ़ा नहीं होता, लेकिन ना जब हम उसको थोड़ा सा रीड करना शुरू करते हैं हमारे पास में अदर टॉपिक्स का नॉलेज बेस इतना वास्ट होता है कि वी शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगर हमारे को थोड़ा बहुत हिंट उसमें लग रहा है. ये चीज ना लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन और प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हो. अभी के लिए हम टॉपिक पे वापस चलते हैं, इसको एग्जैक्टली पढ़ते हैं ये क्या चीज है. नाउ दिस इज नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप. सबसे पहली चीज तो इसकी लोकेशन मार्क कर लीजिए. लोकेशन कहाँ है इसकी बच्चे, ये देखिए. इट इज मेरठ रीजन. कहाँ पे? नियर पैंगोंग लेक. ठीक है, और ये कहाँ है आपका? लद्दाख के अंदर. अब हो सकता है क्योंकि दो रीजन का नाम भी दे दिया बच्चे यहाँ पे और लेक का नाम भी दे दिया, आपसे एग्जाम के अंदर कोई भी एक डाल के पूछ लिया जा सकता है. राइट, हो सकता है सिर्फ पैंगोंग डाल दें ऑप्शन के अंदर, हो सकता है सिर्फ मेरठ डाल दें. राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरठ रीजन कहाँ है, ये नियर पैंगोंग लेक. तो दोनों में से कुछ भी डाला जा सकता है, या तो मेरठ रीजन डाल देंगे या नियर पैंगोंग डाल देंगे. तो अपने ध्यान रखना है कि जो सोलर टेलीस्कोप है, ठीक है, वो कहाँ पे आपका पैंगोंग लेक के आसपास है. और देखते हैं 2 मीटर अपर्चर सोलर टेलीस्कोप. सोलर मैंने आपको बता ही दिया, सोलर माने सन को ऑब्जर्व करेगा. देखिए सन को ऑब्जर्व करेगा तो इसका एक बार साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं. स्टडी सोलर डायनेमिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है बच्चे, तो एक तो आपको यहां से क्लियर होता है, वो नाम से क्लियर हो रहा है. दूसरा, व्हेन वी से 2 मीटर अपर्चर. नाउ अपर्चर को ना ये वैसे ऑप्टिकल जो इंजीनियरिंग है या जो ऑप्टिकल साइंसेज है उसकी फील्ड का ये टर्म है अपर्चर. पर ये ना इट इज द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द लेंस, है ना. अपर्चर को वो बोला जाता है. तो एग्जाम में क्या करेंगे, वो अपर्चर की जगह अगर रेडियस वर्ड यूज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा बच्चे. अपर्चर को हम डायामीटर से रिप्लेस कर सकते हैं, रेडियस से नहीं. तो ध्यान रखना 2 मीटर क्या है इसका? अपर्चर है. ठीक है बच्चे, यानी कि डायामीटर. आगे देखते हैं बच्चे. दिस विल बी इंडिया, यहां देखिए, इंडिया थर्ड ग्राउंड बेस्ड सोलर टेलीस्कोप. थर्ड ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप. ग्राउंड बेस्ड और भी है हमारे पास में, लेकिन ये सोलर टेलीस्कोप ये थर्ड है. अगर ये थर्ड है तो दो और एक्टिव हो गए इसके साथ में. एक आपका कोडाईकनाल जो 1899 में स्टैब्लिश हुआ था, ये तमिलनाडु में है बच्चे. दूसरा उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी 1975 में स्टैब्लिश हुई थी. तो अब तीन हो गई. तो दैट मीन्स अगर किसी चीज में तीन चीजें आ जाती हैं तो चौथा डाल के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि कोडाईकनाल, उदयपुर और अब आपका पैंगोंग लेक या मेरठ रीजन, ये सारे आपके सोलर ऑब्जर्वेटरीज हैं. ये अभी आना है, इसका सिर्फ बजट एलोकेट हुआ है. कह रहे हैं कि अगले 5-6 साल में एस्टेब्लिश हो जाएगा. लेट अस सी. आगे देखते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रम क्या है इसका, ये देखिए एक बार ध्यान से. इट इज विजिबल एट नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ. ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है. इसकी जगह वो आपको डाल देंगे कि इट ऑब्जर्व रेडियो वेवलेंथ, है ना, या कुछ और आपको इसके अंदर डाल देंगे वो. तो आपके ऊपर इसके ऊपर एक सवाल को टफ करने के लिए इन सब इंफॉर्मेशन को आगे पीछे जो है वो किया जा सकता है बच्चे. आगे चलते हैं. एक और टेलीस्कोप है बच्चे जिसका जो बजट में है वो पास हुआ था. दिस इज एनएलओटी, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप. एचसीएस के अंदर तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है. सीधी सीधी वो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे दोनों की, है ना, या सिर्फ लोकेशन पूछ लेंगे. इस टाइप का सवाल आता है. यूपीएससी एक स्टेप और आगे जाएगा,
वो उसके बारे में पूछेगा और थोड़ी सी बैक स्टोरी पूछेगा, जैसे हमने बाकी 2 सोलर टेलीस्कोप देखे, तो उस टाइप के कुछ इसके अंदर सवाल जो है आपको देखने को मिल सकता है। अगेन इसका अगर आप अपर्चर देखते हैं, दैट इज 13.7 मीटर्स, है ना। अपर्चर, वो रेडियस अपर्चर वाली कहानी पिछले वाली याद रखना। लोकेशन क्या है इसके, टू बी बिल्ट इन हानले, लद्दाख। ठीक है बच्चे, ये आपने याद रखना है, खासकर एचसीएस वाले बच्चे, सीधा मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा ये सवाल, और बहुत इजी सवाल होगा ये उड़ा के आना है, ये छोड़ना नहीं है। दिस इज अमंग द लार्जेस्ट ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स इन द वर्ल्ड। अब ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि इस स्टेटमेंट को ना घुमा के किसी भी तरीके से डाला जा सकता है, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट है, अमंग द लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट जैसा जब वर्ड आता है तो इसको घुमाया जा सकता है ना, और डायरेक्टली पूछा जा सकता है उसके अंदर, और हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लार्जेस्ट है या नहीं है, वी डोंट नो। ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है उसके अंदर ऑप्शन आता है, दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं बच्चे, टेक्नोलॉजी में जो याद रखने वाली चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है, कंपोज्ड ऑफ 90 हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल को सर्कुलर कर देंगे वो अगर ऑप्शन चेंज करना हुआ, 90 हेक्सागोनल सेगमेंटेड मिरर्स, ठीक है बच्चे। तो वो फॉर्म लेगा अपनी, और एक बड़ा अपर्चर वाला जो इफेक्टिव अपर्चर है उसका वो 13.7 मीटर्स का बन जाएगा, ठीक है बच्चे। और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टडी एक्सोप्लैनेट्स, ठीक है बच्चे। ये भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है, वो क्या स्टडी कर रहा था, सोलर टेलीस्कोप सन को स्टडी कर रहा था, ये क्या स्टडी कर रहा है, आपका एक्सोप्लैनेट स्टडी कर रहा है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये आपका जो है पर्टिकुलर टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक में भी फॉल कर सकता है, ये गवर्नेंस में भी फॉल कर सकता है, या फिर इसको हम मिसलेनियस टॉपिक में भी डाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज जस्ट अनदर समिट, जो होते रहते हैं बहुत सारे समिट्स, है ना, तो उसका ये पर्टिकुलर जो है वो आपका पार्ट बन सकता है बच्चे। आ जाओ देख सकते हैं कहाँ हुआ था ये, भारत मंडप पे। इसके साथ की कहानी भी बड़ी फेमस है, यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास कुत्ता पाया गया था एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, है ना, आपने देखी होगी वो खबर, वो इसी समिट की बात है बच्चे। हमारे लिए हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं, एक बारी हम आईएएस या एचसीएस बन जाएंगे तो वी विल वर्क ऑनेस्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, और हम इस चीजों को ग्रास रूट पे ही रोक देंगे, है ना, हम अपने हिसाब से स्क्रूटनी करेंगे। अभी के लिए हम हंस सकते हैं हर सिचुएशन के ऊपर, एंड वी कैन फील एम्बेरेस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द होल कंट्री कि इस टाइप की चीज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो गई, है ना। और हमने प्रमोट भी खूब किया था इस पर्टिकुलर समिट को, इंडिया वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहा है ना एआई के अंदर भी, तो इस हिसाब से ये बहुत खराब चीज हुई थी। आ जाओ बच्चे, हम वापस चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह के जो है सीधे क्वेश्चन आते हैं, एचसीएस भी सीधा पूछता है इस टाइप की चीजों को, जितने भी प्रोविंशियल एग्जामिनेशन है वो सीधा पूछते हैं। यूपीएससी ने ये सब पूछना बंद कर दिया है इन दिनों की अगर हम बात करें, अदरवाइज जो हमारे प्रोविंशियल एग्जामिनेशन है उनकी इस टाइप की चीज फेवरेट है, क्योंकि क्वेश्चन पुट करना ईजी है। 3 पिलर्स, अब देखो 3 पिलर्स हैं, ये 3 पिलर्स इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज अगर 3 आ गया तो चौथा एक और वर्ड पी से वर्ड शुरू करके वो विद फेयर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूत्रा और पिलर ऑफ द एआई इंपैक्ट समिट 2026 सवाल पूछा जा सकता है। 3 सूत्रास कौन कौन से, पहला पीपल, सूत्रास को वैसे मान के चलिए कि किस एरेना में, किस बॉडी के अंदर हम इस चीज को काम करेंगे। एक है कि हम पीपल के लिए काम करेंगे, नंबर 1 इज पीपल एआई एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, जितने भी लोग जिस भी तरीके से लोगों को इंपैक्ट किया जा सकता है हेल्थ के थ्रू, फाइनेंसिस के थ्रू, तो एआई उसके लिए काम करेगा। दूसरा है प्लैनेट के लिए, प्लैनेट में मोस्टली आपका क्या आता है, क्लाइमेट, डिजास्टर, रिसोर्स, है ना, ये सब चीजें की एफिशिएंट यूज होना चाहिए आपके एनवायरनमेंट का। थर्ड वन इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को बेसिकली आप जो है वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एआई एनेबल्ड गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। तो ये आपका एआई इंपैक्ट समिट के 3 सूत्रास थे। सवाल बनेगा तो इस पे बनेगा, अदरवाइज इसके 7 चक्रास भी है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं, आपकी रिवीजन में भी काम आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी लिंक्स भी मिल जाएंगे। ये तो रैपिड फायर के अंदर तो हम सिर्फ प्रीलिम के हिसाब से चुने हुए टॉपिक्स उसको भी अल्ट्रा रिफाइन करके आपके पास लेके आते हैं, बट अगर आपको एक डिटेल्ड कवरेज चाहिए करंट अफेयर्स की, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ हमने प्रीलिम्स थोड़ी निकालना है, हमने तो ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनने के लिए प्रीलिम जस्ट एक पाथ है, उसके तो मार्क्स भी नहीं लगते, राइट, मार्क्स तो लगते हैं मेंस और इंटरव्यू के, तो वो प्रोसेस लंबा है, उसके लिए डिटेल्ड करंट अफेयर्स चाहिए। क्लास का लिंक भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस आई है लेटेस्ट, कॉमर्शियल बैंक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026। तो ये रिसेंटली न्यूज में आया। न्यूज में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि हैरासमेंट आपने देखी होगी,
कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स घरों में आ जाते हैं और बदतमीजी करते हैं, फोन्स करते हैं, धमकियां देते हैं, तो बेसिकली बैंक्स ने प्रोफेशनल कह सकते हैं, मतलब आई वुड से सॉरी इन एडवांस कि मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, पर ये रियलिटी है। प्रोफेशनल गुंडे हायर कर रखे हैं जो आपके बैंक्स एंड ऑल है, राइट। वो उस तरीके से आके धमकाते हैं और लोन रिकवरी करने के लिए वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, हरास करते हैं, धमकियां देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इसका संज्ञान लेते हुए आरबीआई ने गाइडलाइंस अमेंड करी हैं। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को शोभा नहीं देता कि वो गुंडागर्दी करे। उसके लिए तो इनफॉर्मल लेंडिंग है ही हमारे पास में। आप किसी लाले से पैसे उधार ले लो, वो मार्कुटाई करके आपसे ले लेगा डेफिनेटली वापस। अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक अ बैंक शुड फॉलो प्रॉपर लॉज एंड गाइडलाइंस, है ना। इवन इफ अगर उसका लॉस हो रहा है, आपको फॉर्मेलिटी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपने एस्टेब्लिश ही ये बोल के किया है कि इट इज अ शेड्यूल्ड बैंक। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ दीज डायरेक्शंस रेगुलेट दी, ये ध्यान से पढ़िए बच्चे, एंगेजमेंट, conduct of recovery agents by banks and regulated entities। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट। ये 1 अप्रैल नहीं है, फाइनेंशियल ईयर से नहीं लागू हो रहा है, 1 जुलाई से हो रहा है, अप्रैल में नहीं हो रहा है, इसलिए मैं स्पेशली इसको मार्क कर रहा हूं। तो आपके एग्जाम में यही पूछेंगे, है ना, कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये आरबीआई ने दी हैं, ये इट इज इफेक्टिव फ्रॉम विच फॉलोइंग डेट्स। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा ऐसे, अदरवाइज ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा और 1 जुलाई को वो 1 अप्रैल कर देंगे और बोल देंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, उस हिसाब से सवाल आपका फॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे इसकी प्रोहिबिटेड जो प्रैक्टिस है वो लिखी है कि आप अब्यूज नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते, एनोनिमस एक्सेसिव और रिपीटेड कॉल्स नहीं कर सकते, प्रिस्क्राइब्ड आवर्स के आउटसाइड कॉल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग कॉल कर रहे हो या देर रात कॉल कर रहे हो, नहीं करना। वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकते कि अब मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जती बेइज्जती ये वो सीन नहीं क्रिएट करना। तो ये सारी गाइडलाइंस दी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरबीआई ने डिफाइन कर दिया है हार्श रिकवरी मेथड्स को। लॉ में बहुत कम ऐसा देखा गया है कि आप एग्जैक्टली डिफाइन कर देते हो कि क्या चीज है। लॉ हमेशा थोड़ा सा ग्रे एरिया रखता है ना, ताकि लॉयर्स भी खेल सके और थोड़ा सा स्कोप हो उसके अंदर, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी का टच बचा रहे, थोड़ी सब्जेक्टिविटी रहती है ऑब्जेक्टिव लॉज के अंदर भी। यहाँ पे आरबीआई ने इसको एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया है। ये स्टेटमेंट को दिमाग में डाल लो कि आरबीआई ने हार्श प्रैक्टिसेस को डिफाइन कर दिया है। वो डेफिनेशन चाहे आपको याद है नहीं है, डजंट मैटर। प्रीलिम के अंदर सीधा आपसे ये पूछेंगे लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आरबीआई हैज क्लियरली डिफाइंड द हार्श रिकवरी मेथड्स इन इट्स गाइडलाइंस, है ना। अब क्लियरली डिफाइंड वर्ड आ जाएगा वो भी लॉ के अंदर, तो आपकी समझ आपको यही बोलती है कि लॉ क्लियरली डिफाइन नहीं करता। हम पॉलिटी के आंसर्स में अक्सर क्रिटिसिज्म में ये लिखते हैं कि लॉ आपका थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है लॉ के अंदर, थोड़े से ग्रे एरिया है लॉ के अंदर, हम हमेशा ये चीज बात करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस की दे दी है ना। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये बेसिक चीजें जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है बच्चे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ये प्योरली आपका प्री का टॉपिक है, मेंस में इसके अराउंड भी मतलब ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कहीं पे यूज करना तो आप इसको कर सकते हो बच्चे। दिस इज भारत विस्तार, है ना, ये टॉपिक है भारत विस्तार, ये वर्ड है, आपने यही जो है वो याद रखना है बच्चे, भारत विस्तार इसका टॉपिक है। इट इज एन एआई प्लेटफॉर्म। एक्सीएस वाले बच्चे इसकी फुल फॉर्म याद कर लें, वर्चुअल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर एडवाइजरी एंड रिस्पांस, ये इसकी फुल फॉर्म है। वो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं सीधा सीधा। किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पे है ये। अगर इसका वेन डायग्राम बनेगा तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना। ये आपका एआई है, ये आपका एग्रीकल्चर है ना। तो ये टॉपिक आपका यहाँ लाई करता है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च किया है। थोड़ा सा टेढ़ी बात है इसमें, कहाँ लॉन्च की है? जयपुर राजस्थान के अंदर। कब? एआई समिट के दौरान, ठीक है बच्चे। पूछ सकते हैं कि कहाँ लॉन्च हुआ था, वैसे नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर सवाल आएगा तो और बहुत चीजें पूछने वाली। क्या चीज है ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए इसको। इट इज अ मल्टीलिंगुअल, एक से ज्यादा लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशनल एडवाइजरी सिस्टम। कि आप इसको नंबर डायल करोगे, है ना। नंबर कौन सा है? ये रहा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और खासकर अगर आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लेटेस्ट जो है उसका नंबर क्या है, बहुत अलग इंपैक्ट आएगा। फोन पे आप बात करोगे, अपनी क्वेरीज पूछोगे अपनी लैंग्वेज के अंदर,
और सामने से एआई उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा और आपको रिस्पॉन्स जो है उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। ये है भारत विस्तार, एक एआई प्लेटफॉर्म। समझे बच्चे? नंबर ये है 155261, एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंटली इट इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश विद अ प्लान की है आपकी, और बाकी जो 11 लैंग्वेजेस है उसके अंदर इसको एक्सपैंड किया जाएगा बच्चे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू रियल टाइम मंडी प्राइसेस। ठीक है बच्चे? ये मैंने क्यों अलग से ये वाला पॉइंट डाला है, वो इसलिए डाला है कि व्हेन आई से कि एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेरीज को ये हैंडल करता है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेरी जो भी हो ये हैंडल कर देगा। तो जस्ट इन केस अगर आपको नहीं ये वहां पे यार ये तो पढ़ा नहीं हमने कि यार ये क्या क्या करता है प्लेटफॉर्म, तो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे अगर वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है चाहे किसी भी टाइप का है तो टिक मार देना। ठीक है? ये इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर टाइम लिखा कि मंडी के प्राइसेस भी ये साथ साथ में बता देगा। ये एआई प्लेटफॉर्म इतना वास्ट है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये पर्टिकुलर टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको कोट कर दिया था इस पर्टिकुलर चीज को, और इसके ऊपर आर्टिकल्स आ गए, ये हाईलाइट हो गया। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, प्रीलिम के अंदर आया तो कॉन्सेप्ट आएगा और कोई न्यूज नहीं आएगी इसके ऊपर, तो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या चीज है। नाम नहीं समझ में आ रहा होगा, कार्बन कैप्चर। ठीक है? जो कार्बन रिलीज हो रही है उसको कैप्चर कर लेना है, ठीक है, उसको यूज करना है या फिर उसको हम स्टोर कर देंगे। ठीक है बच्चे? तो इसके 3 स्टेप प्रोसेस हैं इसके अंदर, है ना, थर्ड में 2 पार्ट्स हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैप्चर करोगे। ठीक है? ये बेसिकली ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये हार्ड टू एबेट सेक्टर्स के ऊपर लागू होता है। हार्ड टू एबेट सेक्टर्स कौन से होते हैं? जो आपके हैवी मात्रा के अंदर रिसोर्सेज को यूज करते हैं और हैवी मात्रा के अंदर एमिशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल योर फर्टिलाइजर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, पावर प्लांट, जो कोल पावर प्लांट्स हैं, ये जो भारी मात्रा में आपके मोर देन 20% ऑफ द कार्बन एमिशंस वो हैवी इंडस्ट्रीज से आती है। ठीक है? ओवरऑल बता रहा हूं मैं, इंडिया की टोटल एमिशंस में से मोर देन 20% आपकी हार्ड टू एबेट हैवी इंडस्ट्रीज से वो कार्बन एमिशन निकलती है। तो उसको कैप्चर करने की बात हो रही है कि यार इसको हम रिलीज ना करें, हम कुछ और करें इसका। तो पहला प्रोसेस है आपका कैप्चर, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो हमारे इस वीडियो का पार्ट नहीं बन सकता, वो डिटेल्ड टॉपिक है क्योंकि क्लास में हमने कवर किया है इसको। सो इफ यू विश तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप यू कैन आप उसको देख सकते हैं एक बार। सेकेंड इज योर ट्रांसपोर्ट। जब आपने उसको कैप्चर कर लिया तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे। ट्रांसपोर्ट के क्या मेथड बनते हैं? पाइपलाइन, शिप्स, रोड, टैंकर्स, जिस भी तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी उसको भेजा जा सकता है कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है बच्चे? थर्ड वन की आप उसको यूटिलाइज कर लोगे। यूटिलाइज कैसे करोगे? आप या तो CO2 को जहां पे आपने एग्जैक्टली यूज करना है वहां पे यूज कर लोगे, है ना, जैसे फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, सिंथेटिक फ्यूल्स में, केमिकल्स में, कार्बन क्योर्ड कंक्रीट में। इसके अलावा CO2 के और भी यूजेस हैं, जैसे कि आपका ड्राई आइस, और वो जिसको खोलने पे ठिस की आवाज आती है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, एरिएटेड बेवरेजेस, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स, वहां का ये रॉ मटेरियल बन सकता है। ये पर्टिकुलर जो कार्बन आपने कैप्चर किया, CO2 कैप्चर करिए, उनका रॉ मटेरियल बन सकता है। हेंस यू विल यूटिलाइज CO2। या फिर आप क्या करोगे? उसको आप परमानेंट स्टोरेज में डाल दोगे। कहाँ? डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड्स के अंदर, डीप सैलाइन एक्वीफर्स के अंदर, या फिर अनमाइंड कोल सीम्स के अंदर। ठीक है? तो आपसे इसके अराउंड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बात घुमाई जा सकती है। आपको बस ये समझना है कि हार्ड टू एबेट सेक्टर्स में से हमने कार्बन कैप्चर करना है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है और उसे यूज करना है, यूज नहीं हो रहा तो स्टोर कर देना है। ये मोटी मोटी बात है इस पूरे टॉपिक की। लैंग्वेज में थोड़ी बहुत हेर फेर की जा सकती है, इस टॉपिक को जितना कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है ना, पर आपने घबराना नहीं है, बेसिक सा इतना ही है, बस यही आपने याद रखना है कि 3 प्रोसेस हैं इसके अंदर। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है बच्चे, बहुत सिंपल टॉपिक है, ये हमारा ओल चिकी स्क्रिप्ट का टॉपिक है ना। बेसिकली मैं आपको स्क्रिप्ट बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट क्या चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हाल है आपका, ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हाल है आपका। मैंने इसको लिख दिया ऐसे कि KYAHAALHAI आपका। इसमें मैंने जो बोला वो हिंदी में है ना। लैंग्वेज क्या है इसकी? हिंदी। स्क्रिप्ट क्या है इसकी? जिस जोन से सिंबल्स को यूज करके मैंने अपनी भाषा लिखी, है ना, उन सिंबल्स को स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो ये अंतर होता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में। जैसे यहाँ पे रोमन स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो मैं एक स्क्रिप्ट यूज करके अलग अलग लैंग्वेजेस लिख सकता हूँ, बहुत सारी लैंग्वेजेस लिख सकता हूँ। ठीक है? तो ये मतलब होता है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट आर नथिंग बट सिंबल्स यूज्ड
है ना, जिसकी एक पर्टिकुलर साउंड होती है जिसके थ्रू आप लैंग्वेज बोल सकते हो। आइडियली एक जो एक एस्टेब्लिश लैंग्वेज होती है उसकी एक एस्टेब्लिश स्क्रिप्ट भी होती है, जैसे हिंदी की एस्टेब्लिश स्क्रिप्ट आपकी देवनागरी है, पर हिंदी को आप रोमन में भी लिख सकते हो, है ना, अलग अलग स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी जा सकती है। मूविंग ऑन, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन जो दी जा सकती है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेंटेनरी सेलिब्रेशन यानी कि 100 ईयर सेलिब्रेशन ये लिखा हुआ है, लॉन्च करी किसके ऊपर? फॉर दिस ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट 100 साल पहले जो है वो बनाई गई थी स्पेशली संथल लैंग्वेज के लिए। किसने इन्वेंट करी? दिस इज रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, 1925 के अंदर ये जो स्क्रिप्ट है, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, ये जो जिसके ये सिंबल्स हैं सारे यूनिक सिंबल्स, ये स्क्रिप्ट उन्होंने डेवलप करी थी। एक सवाल तो सीधा यहाँ से आ सकता है, ये एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है। पहले संथली लैंग्वेज जो है वो अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, जैसे रोमन, जैसे ये रोमन में लिखा है, रोमन में देवनागरी जिसमें हिंदी लिखी जाती है, उड़िया बंगाली स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखी जाती थी। इसकी एक अलग से स्क्रिप्ट एस्टेब्लिश कर दी गई, राइट, किसके लिए? आपकी संथली लैंग्वेज के लिए। तो एक दो सवाल आपके यहाँ से जो है वो फॉर्म किए जा सकते हैं। एक इसमें और बस लास्ट बात है, दैट इज कि इट कंसिस्ट ऑफ 30 लेटर्स। ठीक है, अगर सवाल आया तो इसके ऊपर आ सकता है। एंड इट इज फुली फोनेटिक लैंग्वेज। ठीक है, कि जो आप सिंबल बोल रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर साउंड है, उसको उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। सो ये आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना ही था बच्चे। वीक 3 के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है बच्चे हमने देख ली है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा इस पे तो वेल एंड गुड है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो और आप जल्द से जल्द ऑफिसर बन जाए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी अखाड़ा।